स्नेक बाइट यानी कि सांप के काटने पर क्या करें और क्या छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हम एक मरीज़ की जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी हार्ट व्लॉग्स। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर है और मैं एक MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर हूं और दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्नेक बाइट के बारे में। दोस्तों मैं सिर्फ इस वीडियो में बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल भाषा में इस वीडियो को बनाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकें और वो ये जान सकें कि कैसे स्नेक बाइट का जो अगर पेशेंट आता है तो उसमें हमें क्या क्या करना है और बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि किसी की जान हम बचा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये होती है कि इंडिया में जो स्नेक बाइट होती है, मतलब जो सांप के काटने के जो केसेस होते हैं, तो जो स्नेक्स होते हैं वो ज़्यादातर स्नेक जो है वो नॉन पॉइजनस होते हैं। जी, नॉन पॉइजनस का मतलब उनमें जहर नहीं होता। ओनली दोस्तों इसमें कुछ जो स्टडीज़ हैं उसमें थोड़ा डाटा वेरी करता है, बट ओवरऑल मैंने जो जितनी भी स्टडीज़ पढ़ी हैं उसमें ये पाया है कि अराउंड 15 to 17 या अराउंड रफली सेइंग 20% जो स्नेक्स होते हैं सिर्फ वही पॉइजनस होते हैं। बाकी मेजॉरिटी जो अराउंड 80% जो स्नेक्स होते हैं दे आर नॉन पॉइजनस, मतलब 80% जो स्नेक्स होते हैं उनमें जहर नहीं होता। दोस्तों सिर्फ जो 15 से 20% जो स्नेक्स होते हैं, अराउंड रफली 20% मान के चलें, तो उनमें जो है पॉइजन होता है। दोस्तों उसके बाद हम ये बात करते हैं कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं जब आपको स्नेक काट जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो एक रफली अगर हम आइडिया लगाएं कि अगर मान लीजिए किसी को सांप ने काटा है तो वो पॉइजनस स्नेक है या नॉन पॉइजनस स्नेक है। दोस्तों अब जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स कहती हैं वो ये कहती हैं कि ये बहुत मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट करना देख करके कि ये जहरीला सांप है या मतलब नॉन पॉइजनस सांप है। तो दोस्तों बट फिर भी अगर हम इन जनरल बात करें तो जो पॉइजनस स्नेक बाइट होती है उसमें हमें दो फैंग्स बाइट के निशान दिख रहे हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक तरफ है पॉइजनस बाइट और दूसरा है नॉन पॉइजनस बाइट इस फोटो में। तो दोस्तों जो पॉइजनस स्नेक की जो बाइट होती है, मतलब जब पॉइजनस जहरीला सांप काटता है तो उसमें दो अलग से हमें लाल लाल रंग के उसके जो फैंग्स के जो निशान हैं वो दिखते हैं, जो कि हमें नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट में नहीं दिखते। और दूसरा जो पॉइजनस स्नेक बाइट होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा उसमें लोकल साइंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सूजन होगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट में जो है वो रेडनेस होगी और उसके सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा हम नॉर्मली हम देख सकते हैं, बट ये मतलब इन जनरल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों इसमें जो मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें तुरंत से तुरंत मरीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। और दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा आप, हमें उस हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है जहाँ पे एंटी स्नेक वेनम, जिसको हम ASV बोलते हैं, वो मौजूद हो। यूजुअली दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में यूजुअली एंटी स्नेक वेनम मिल जाता है, या फिर आप लोगों के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ पर भी एंटी स्नेक वेनम मिलता है वहाँ पर पेशेंट को जल्दी से जल्दी ले जाएं। अब दोस्तों इसमें जो बात आती है कि मान लीजिए अगर किसी इंसान को सांप ने काट लिया तो अब उसमें हमें क्या करना है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई, रैपिड ट्रांसपोर्ट एज सून एज पॉसिबल वो करना है। दूसरी बात दोस्तों, मान लीजिए किसी के उंगली पे सांप ने काटा। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर जैसे महिलाएं कुछ खेत में काम कर रही होती हैं, घास काट रही होती हैं, तो उनको जो है हाथ में स्नेक काट लेता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये जो फिंगर है, अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी स्नेक ने बाइट कर लिया, अगर मान लीजिए मैंने इस फिंगर में रिंग पहनी हुई है तो उस रिंग को, या कोई भी ज्वेलरी पहनी हुई है, अगर मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे किसी ने स्नेक ने काट लिया, तो अगर मान लो मैंने रिस्ट में कलाई में कुछ पहना हुआ है, जैसे कुछ भी चीज़ है, घड़ी पहनी हुई है, कोई ब्रेसलेट पहनी हुई है,
तो दोस्तों उस चीज़ को तुरंत आप रिमूव कर लें। उस चीज़ को रिमूव आप इसलिए करें क्योंकि आप इसको समझें, मान लीजिए यहाँ पे स्नेक ने काटा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ टाइम के बाद, कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही समय में यहाँ पे स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी। तो दोस्तों अगर स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी, अगर यहाँ ऊपर आपने रिंग बांधी हुई है, तो वो एक तरह से मतलब कंस्ट्रिक्शन का काम करेगी और बहुत ज़्यादा वो टाइट हो जाएगी और ब्लड सप्लाई आगे वाले पोर्शन में रुक जाएगी, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो सकती है। तो जो भी आपने रिंग पहनी हुई है या कुछ भी चीज़ पहनी हुई है उसको तुरंत निकाल दें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर कोई टाइट क्लॉथ आपने पहना हुआ, जैसे किसी के पैर में काटा, मान लीजिए किसी के पाँव में काटा, किसी के एड़ी पर काटा और उसने कोई टाइट जीन्स पहन रखी है या कुछ ऐसा कपड़ा पहन रखा है जो बहुत टाइट क्लोथिंग है, तो उसको बदल करके कुछ उसको लूज क्लोथिंग आप पहना दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ होती है वो ये है कि जो स्नेक बाइट वुंड है, जहाँ पे स्नेक ने काटा है, उसको आप साबुन और बहते हुए पानी, मतलब रनिंग टैप वाटर से उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दें। और उस पर यूजुअली हम बोलते हैं स्टेराइल कोई क्लॉथ, यानी कोई साफ़ सुथरा कपड़ा जो भी आपके पास है, कोई साफ़ कपड़ा होना चाहिए, धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए, वो उस पर जहाँ पे बाइट किया है वहाँ पे उसको उससे कवर कर दें हल्के से। बस उस पर ऐसे कवर करना है, उसको टाइटली नहीं बांधना है, जस्ट ऊपर उसको ऐसे करके उस पर कपड़ा लगाना है। उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ उसमें आती है कि जो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए किसी को हाथ पे काटा या पैर पे काटा, कहीं पे भी काटा, स्पेशल आप एग्जांपल समझिए, जैसे किसी ने मेरे हाथ पे, मान लीजिए स्नेक ने यहाँ काटा, यहाँ पे काटा, ठीक है, तो हमें इस लिम्ब को जो है वो इमोबिलाइज करना है। दोस्तों मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्नेक ने यहाँ पे काटा या यहाँ पे काटा या पैर पे काटा, तो मुझे इस अपने हाथ को इमोबिलाइज करना है। जी दोस्तों, इमोबिलाइज करने के लिए आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक बहुत ही, मैं कह दूँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है। इस फोटो में आप देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया हुआ है, एक वुडन स्टिक से, एक लकड़ी के डंडी से लिम्ब को बांधा हुआ है ताकि वो लिम्ब इमोबिलाइज रहे। इमोबिलाइज मतलब वो लिम्ब ज़्यादा हिले डुले नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका लिम्ब का मतलब होता है कि ये हाथ या पैर जितना ज़्यादा वो हिलेगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो उसमें सर्कुलेशन बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा जो है जो वेनम है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि उस लिम्ब को आप इमोबिलाइज करके रखें। जितना वो इमोबिलाइज रहेगा उतना वो जो है वेनम जो है वो लोकली एब्जॉर्ब कम होगा। दूसरी चीज़ इसमें दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास कोई ऐसी बैंडेज है, कोई क्रेप बैंडेज टाइप की है, जो आपको पता भी होगा, जैसे जो ऑर्थो में यूज़ होती है क्रेप बैंडेज, दोस्तों वो अगर आपके पास है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, मेरे पास एक रखी भी हुई है इस टाइप की, अगर कोई क्रेप बैंडेज आपके पास है, जो बहुत यूजुअली दुकानों पे मिल भी जाती है, हर किसी के घर में भी होती है, तो दोस्तों इस क्रैप बैंडेज को, जैसे आप इस फोटो में देखिए, इस क्रैप बैंडेज को आपको उस लिम्ब के ऊपर बांधना है, जस्ट उसको इमोबिलाइज करना है। और साइड में आप एक लकड़ी बांध सकते हैं या फिर सिर्फ ये क्रैप बैंडेज भी बांध सकते हैं, ताकि वो लिम्ब इमोबिलाइज हो जाए, उसमें वो जो जॉइंट है वो मूवमेंट ना हो। जैसे ऑर्थो वाले बांधते हैं उसी वे में हमें इसको बांधना है। हमारा मेन एम जो ये होता है कि इसमें मूवमेंट कम से कम हो। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डॉक्टर साहब हम इसको कितना टाइट बांधें। तो इसका प्रैक्टिकल मेथड होता है, आपको उसको इतना टाइट बांधना है कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो उसमें इजीली आराम से चली जाएं और स्लिप होने लगे ऐसे। बस इतना आपको टाइट बांधना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना कि आपकी फिंगर्स ही नहीं जा पा रही हैं, आपको बस इतना प्रेशर से बांधना है कि आपकी फिंगर्स आसानी से अंदर जा करके ऐसे स्लिप हो सके, मतलब फिंगर आसानी से जा करके मूव हो सके। आपको इतना टाइट बांधना है। द मेन एम फॉर दिस इज़ टू इमोबिलाइज द लिम्ब। लेकिन दोस्तों इसमें जो एक चीज़ और भी है, अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं और कोई इंसान भी नहीं है जो ऐसा कर सकता है, तो प्लीज़ इसको ट्राई मत कीजिए। आप तुरंत पेशेंट को एज सून एज पॉसिबल उसको जो है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट करने का काम कीजिए। दोस्तों अब बहुत ज़रूरी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का कोई टॉर्निकेट या कोई कंस्ट्रिक्शन बैंड, जैसे आप इसमें देखो, इस इमेज में आप देखोगे, इसमें इन्होंने साहब ने बेल्ट बांध रखी है, कुछ लोग रस्सी बांध देते हैं, कोई कपड़ा बांध देता है, कोई रुमाल बांध देता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे सांप ने काटा, यहाँ पे सांप ने काटा, तो साहब यहाँ ऊपर पे कुछ ऐसे टाइट सा कुछ बांध देंगे बस।
दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टार मार्क वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्निकेट अप्लाई नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आपको सिर्फ उस लिम्ब को इमोबिलाइज करना है लकड़ी के साथ, या तो कोई बैंडेज बांध के या फिर कोई क्रैप बैंडेज बांध के इसको इमोबिलाइज करना है इतने प्रेशर के साथ कि आपका उंगली उसमें अंदर चली जाए। एक टाइट बैंड या जिसको हम टॉर्निकेट बोलते हैं, जो लोग अक्सर जहाँ बाइट क्या है उसके ऊपर यहाँ पे बांध देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। वो चीज़ क्यों नहीं करनी, उसके पीछे रीज़न है दोस्तों। उसके पीछे रीज़न ये है, आपने टॉर्निकेट मान लो यहाँ बांध दिया, ठीक है, यहाँ पे सांप ने काटा है, यहाँ सूजन होगी, ठीक है, सूजन होने के बाद हाथ सूज जाएगा। आपने ऊपर से क्या किया है, टाइट, बहुत टाइट कंस्ट्रिक्शन रिंग बांध रखी है। जब ये सूजन होगा तो हाथ क्या होगा, मोटा होगा। वो टाइट रिंग है तो उससे क्या होगा दोस्तों, जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो अंदर आर्टरी जो सप्लाई कर रही है वो भी कंप्रेस होगी, और जब वो कंप्रेस होगी तो इस लिम्ब में उसमें खून की सप्लाई कम हो जाएगी। कई पेशेंट्स में खून की सप्लाई रुक भी जाती है, इस्चीमिया हो जाता है, उनका हाथ या उनका पैर कंप्लीटली डेड हो जाता है। दोस्तों मान लो कि किसी को स्नेक ने काटा और वो स्नेक नॉन वेनमस है, मतलब जहरीला नहीं है, और आपने उस पर टॉर्निकेट बांध दिया, रस्सी बांध दी, बेल्ट बांध दी, कुछ बांध दी, तो उसको स्नेक तो जहरीला है नहीं, उसको वैसे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने टॉर्निकेट बांध दिया, उसका अगर हाथ डेड हो गया तो वो काटना पड़ जाता है, एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है। दोस्तों मैंने अपनी ड्यूरिंग द माई पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 1-2 पेशेंट ऐसे देखे हैं जो बड़े रूरल एरिया से आते हैं, और वो कोई उनको बोलता है, क्योंकि उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती तो कोई बांध देते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों कोई किसी का बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। इसलिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। इस वजह से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती तो वो एक कंस्ट्रिक्शन रिंग टाइप की बांध देते हैं, जिसके कारण इस्चीमिया हो जाता है, आर्टरी सप्लाई कम हो जाती है, और लिम्ब को एम्पुटेट भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों टॉर्निकेट कभी नहीं बांधना। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, टॉर्निकेट कोई प्रेशर कंस्ट्रिक्शन, कोई बेल्ट, नाड़ा, रस्सी, रुमाल, ऐसा कुछ टाइट बैंड कुछ नहीं बांधना है। सिर्फ हमें लिम्ब को इमोबिलाइज करना है। जैसे मैंने बताया था, एक लकड़ी की मदद से उसमें जो है पट्टी बांध दीजिए या फिर कोई क्रैप बैंडेज बांध दीजिए बहुत ढीली, ताकि आपकी उंगली आराम से इसमें चली जाए। द मेन एम इज़ टू इमोबिलाइज द लिम्ब, प्रेशर इमोबिलाइज द लिम्ब। उसके बाद दोस्तों बहुत और लोग कलाकारी भी करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, मेरे ड्यूरिंग माय पीजी एक बार मैं क्या था, आई वाज सेकेंड ईयर रेजिडेंट, पीजी रेजिडेंट पोस्टेड इन इमरजेंसी। आई वाज सिटिंग अराउंड, रात की बात होगी 12-1 बजे के आसपास की। तो कुछ लोग आए, वो क्या, उसमें से एक स्नेक बाइट का पेशेंट था, वो स्नेक बाइट का पेशेंट लेके आए, और उनका जो एक अटेंडेंट थे उन्होंने एक डब्बा निकाला, एक जो टॉफ़ी वाला डब्बा आता है, खाली डब्बा, उसमें वो सांप पकड़ के ले आए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना। डू नॉट ट्राई टू कैच द स्नेक। दोस्तों इसमें अगर आप स्नेक को कैच करेंगे, दोस्तों स्नेक लोग इसलिए कैच करके लाते हैं ताकि वो दिखा सकें कि डॉक्टर साहब इस स्नेक ने काटा, क्योंकि हम हिस्ट्री में पूछते हैं कि किस रंग का सांप था, तो लोग क्या करते हैं, स्नेक उठा के ले आते हैं। दोस्तों इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। स्नेक को कभी पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपको भी काट सकता है। एक तो पहले किसी को किसने काट लिया, आप पकड़ने जाएंगे आपको भी काट लेगा। इफ़ पॉसिबल उस स्नेक की आप फ़ोटो खींच सकते हैं, वो भी एक सेफ डिस्टेंस पर, इफ़ पॉसिबल अगर हो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही सांप को पकड़ने की, ना ही सांप की फ़ोटो खींचने की, कोई ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की। उसके बाद दोस्तों एक और कलाकारी लोग करते हैं, जो कलाकारी नहीं करनी है, वो ये है कि कुछ लोग जहाँ सांप ने काटा, मान लो यहाँ सांप ने काटा, वहाँ चीरा लगा देते हैं। उससे भी महान जो कुछ होते हैं, वो जहाँ सांप ने काटा उसको सक्शनिंग करते हैं, चूसते हैं। जैसे पुराने मूवी में दिखाते थे कि सांप ने काट लिया, मैं इसको चूसूंगा तो जहर निकल जाएगा। दोस्तों ये बेवकूफ़ी करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ही हमें वहाँ पे कुछ चीरा लगाना है, ना ही हमें वहाँ पे सक्शनिंग करनी है, उसको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेज द लोकल टिश्यू डैमेज एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड हैव नॉट बीन शोन इफेक्टिव। इससे कुछ नहीं होता है, बस इन्फेक्शन का चांस ही और बढ़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि मान लो किसी को सांप ने काटा और वो कहीं पे लेटा हुआ है,
यूजुअली खेतों में या फील्ड्स में कहीं पर। तो दोस्तों ट्राई कीजिए कि आप उसको उठा करके लाएं, उसको चला करके ना लाएं, क्योंकि अगर पेशेंट चलेगा तो वॉकिंग से जनरेट मसल पंपिंग होती है, और मसल पंपिंग एक्टिविटी से इट डिस्पर्स द वीनम इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब जब हम चलते हैं तो हमारी मसल यूजुअली पंप करती है, तो मसल जब पंप करती है तो जो है वो वेनम को सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिस्पर्स कर सकती है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। ट्राई कीजिएगा कि पेशेंट को हम जो है उठा करके किसी एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट मीडियम से उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा सके, जहाँ पे एंटी स्नेक वेनम ASV नाम की दवाई उपलब्ध हो। दोस्तों इसमें लास्ट में मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। जो मेरे दोस्त, जो मेरे सहपाठी जो पेरिफेरल में रूरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोस्तों अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है स्नेक बाइट का, तो सबसे पहली बात तो आपको इनिशियली उसको जो जैसा भी आपका प्रोटोकॉल है उसको मैनेज करिए। उसके बाद दोस्तों आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर जैसे जो कि मतलब आपको पता लगाना है कि ये कौन से प्रकार का स्नेक वेनम है, कौन से प्रकार का स्नेक बाइट है। यूजुअली जो वाइपर स्नेक्स होते हैं वो आपके वेस्कुलोटॉक्सिक होते हैं, वो कोएगुलोपैथी करते हैं। इसमें जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनका खून नहीं रुकता, इंटरनल भी ब्लीडिंग हो सकती है, जो है किडनी इंजरी हो सकती है, और भी कई सारे सेप्सिस हो सकती है, और भी कई सारे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीट करेंगे। दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट। दोस्तों इसमें न्यूरोटॉक्सिक जो स्नेक बाइट है वो जो प्रेजेंटेशन होती है कई बार उसमें कहीं पर भी फैंग मार्क्स नहीं दिखते हैं हमें, तो वो अच्छे से ढूंढने पड़ते हैं। यूजुअली न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट की हिस्ट्री ये होती है कि पेशेंट बोलेगा कि साहब ये जो है रात में ज़मीन पर सोए हुए थे, सभी लोग सोए हुए थे, और सुबह जो है ये बेहोश मिला। तो दोस्तों ये एक न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट की एक टिपिकल हिस्ट्री होती है। रात में कोई जैसे ज़मीन पर सोया होता है, पता भी नहीं चलता, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट यूजुअली कभी कभी जो है वो उसमें पेन भी नहीं होता और पता भी नहीं चलता पेशेंट को कि क्या हुआ है। और पेशेंट यूजुअली या तो क्वाड्रीपैरासिस में प्रेजेंट करते हैं, मतलब चारों लिम्ब की वीकनेस होती है, या वो अल्टर्ड सेंसोरियम में प्रेजेंट करते हैं। तो एक ये टिपिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इसमें जो फैंग मार्क्स होते हैं वो ढूंढने की कोशिश ज़रूर करना। हेड के आसपास, चिन के आसपास कहीं पर, या बैक पर कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं। और न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट में दोस्तों और जो कंप्लेंट्स, जो डॉक्टर्स को हम, मेरे जो पेरीफेरी में मेरे जो साथी बैठे हैं उनको एक बार देखनी है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं जल्दी बता दूं, आपको देखना है अर्लीस्ट साइंस देखने हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी के, जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, अल्टर्ड सेंसोरियम, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, जैसे आपको टॉसिस हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, मतलब पेशेंट को खाना निगलने में, पानी पीने में दिक्कत होगी, जो भी अगर कुछ को पानी देंगे नाक से बाहर आ जाएगा, या नज़ल इंटोनेशन ऑफ वॉइस हो जाएगी, फॉलोड बाय पेरिफेरल मोटर वीकनेस, हाथ पांव काम करना बंद कर देंगे, जोर कम लगने लगेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसलिए न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट को जो है वो अवश्य रूल आउट करें, जो मेरे साथी पेरीफेर पे पोस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों बाकी इसका जो मैनेजमेंट होता है उसमें एंटी स्नेक वेनम होते हैं, जो गाइडलाइंस रिकमेंडेड है उसके हिसाब से हम करते हैं। बस इन कॉमन जनरल जो मैंने बातें बताई वो ध्यान आपको रखनी है। टॉर्निकेट नहीं लगाना है, ना ही उसमें चूसने की उसको कोशिश करनी है, ठीक है। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। बस आपको प्रेशर इमोबिलाइज़ करना है, हल्के से बस इमोबिलाइज़ करके तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचा देना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि और सब्सक्राइब आप करेंगे, आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये पेरीफेरी तक लोगों को पहुंचेगा और लोगों में अवेयरनेस होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की को अवेयरनेस हो सके और लोगों की जान बच सके। दोस्तों मेरी अगर इस वीडियो से किसी एक आदमी की भी अगर जान बच जाती है पेरीफेरी में, तो इट्स वर्थ इट। मेरा जो मेहनत है वो साकार हो जाएगी, बिकॉज आई मेक दिस ऑल वीडियोज़ टू जस्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस। तो दोस्तों लेट्स एंड दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तब तक के लिए नमस्कार।